क्वेश्चन नंबर 9, हाउ विल यू इनकलकेट बुक रीडिंग हैबिट इन योर चिल्ड्रन। आप अपने बच्चों में बुक रीडिंग की सलाहियत कैसे पैदा करेंगे। इनकलकेट यानी कि पैदा करना भी होता है, यानी कुछ आदतें सीखना या याद करना, मन में बिठाना, ये सारी चीज़ें उसकी होती है। तो इनकलकेट बुक रीडिंग हैबिट यानी कि बुक रीडिंग की मतलब वो हैबिट को पैदा करना। तो चिल्ड्रन में यानी आदतें उसमें आएगा, हैबिट्स आना। तो उसमें फर्स्ट है कि दे वुड बी टोल्ड टू डू इट डेली। उन्हें डेली मतलब रोजाना के तौर पर ये बुक रीडिंग की हैबिट, बुक रीडिंग करने को कहना। दूसरा है कि टीचर शुड रीड इन लाउड एंड क्लियर वॉइस फॉर देम। टीचर ने उन्हें जोर से आवाज में और क्लियर वॉइस में कहना। तो उसमें क्या होता है कि सुन सुनकर भी बच्चों के माइंड में वो वर्ड्स आते हैं, वोकेबलरी टाइप। लेकिन बुक रीडिंग हैबिट के लिए ये नहीं रहेगा, क्योंकि टीचर ही पढ़ रहा है। टेक देम टू द लाइब्रेरी, उनको लाइब्रेरी ले जाना। और फोर्थ है गो बुक्स टू ईच वन ऑफ देम, हर एक को एक एक किताब बांट देना। तो किताब बांटेंगे, वो पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा ये पता नहीं रहेगा, लाइब्रेरी में भेज दिए, उसका दिल नहीं लग रहा है। और उन्हें कहा जाए कि टोल्ड टू डू इट डेली, कि बुक रीड डेली कीजिए। तो हैबिट जब पैदा होंगी तो इसे हम फर्स्ट कर देंगे अभी फिलहाल। नेक्स्ट है हु सेड एम्फेसिस ऑन ओरल वर्क इंट्रोड्यूसेस एक्टिविटी। तो एम्फेसिस का मतलब जोर देना भी होता है, यानी कि ध्यान देना, जोर देना ऑन ओरल वर्क पर। जो ओरल वर्क है इंट्रोड्यूस एक्टिविटी, तो किसने कहा है। तो अभी फिलहाल हम इसमें से इसमें याद नहीं आ रहा किसने कहा था, तो अभी फिलहाल इसको स्किप कर देते हैं। या फिर इसे अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं तो स्किप ना करते हुए अगर आप कोई आंसर पर टिक कर देंगे, जैसे कि हम कर देंगे वेरन सेकंड कर देंगे। नेक्स्ट अप 11th नंबर का क्वेश्चन, विच टर्म इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद द टर्म मोटिवेशन। इसमें से कौन सा वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होता है मोटिवेशन के साथ। क्या वह इंस्पिरेशन है, इंसेंटिव है, या इमोशन है, या नीड। तो मोटिवेशन एक हौसला अफजाई होता है, इमोशन एक अलग चीज़ है, नीड अलग है, इंसेंटिव भी नहीं है, इंस्पिरेशन ये यूज हो सकता है। तो इसे हम इंस्पायर करना वगैरह उसमें जो आता है, तो इसे कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एनी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस और एन एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। एक परमानेंट चेंज जो होता है वो बिहेवियर में जो मिलता है रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस के बाद, एक्सपीरियंस के तौर पे, उसे क्या कहते हैं। उसको प्रोग्रेस कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, ड्रिल कहते हैं, या असेसमेंट कहते हैं। तो उसे लर्निंग कहते हैं, सीखना परमानेंट चेंज बिहेवियर में। असेसमेंट तो टेस्ट होता है, प्रोग्रेस बढ़ोतरी, ड्रिल भी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल। तो इसका अंडर आर्टिकल 30 में ज़्यादातर ये आता है, आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ के लिए। तो इसको हम 29-30 करेंगे। 351 नहीं है, 46 नहीं है, और 16 वगैरह भी नहीं रहेगा ज़्यादातर, तो हम 30 कर देंगे इसे फ़िलहाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ टीचिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ऑब्जर्वेशन किस में ज़रूरी होता है, साइंस में या इंग्लिश में, या बोथ एंड भी एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा ज़्यादातर साइंस में आता है, तो इसे हम साइंस कर देंगे अभी फिलहाल, सेव करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यू आर आ। तो मेरिटोरियस यानी कि ऑनर या फिर स्टीम का डिजर्व होना, यानी उसमें एक अच्छी क्वालिटी होना, मतलब एक अच्छी क्वालिटी वाला टीचर, एक्सेलेंस टीचर। ये यू आर मतलब एक एक्सेलेंस टीचर है आप। स्टूडेंट मगर सेटिस्फाई नहीं है आपकी टीचिंग स्टाइल से, तो आप उन्हें कैसे सिखाएंगे। तो यू विल मेक हार्मनी विथ स्टूडेंट स्टाइल। हार्मनी का यहाँ पर मतलब ये होता है कि इंग्लिश में नेम का मतलब परफेक्टली यूनिटी, मतलब एक इत्तेहाद, जनरली रेफरिंग म्यूजिकल नोट्स और स्कोर। जैसे कि ज़्यादातर ये म्यूजिकल नोट्स में आता है, तो उसमें ये होता है म्यूजिकल नोट्स में कि एक मतलब जो म्यूजिक प्ले करता है, तो वो एक एक चीज़ को क्या करता है, धुन वगैरह किसके बाद क्या चीज़ आनी चाहिए, सीक्वेंस में होती है। तो एक ये एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग कहा जाए, या फिर एक यूनिटी के साथ में वो काम होना, एक दूसरे की एग्रीमेंट के साथ। सेकेंड है यू विल एक्सप्लेन अबाउट योर स्टाइल फर्स्ट, क्या आप कह देंगे मुझे ये पसंद है और मेरा ये स्टाइल है पढ़ाने का।
और ये कहकर आप शुरुआत कर देंगे, या फिर वो कहेंगे आपके मेरे इस स्टाइल से आपको ये चीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट है यू विल टेक ट्रेनिंग अगेन टू रिफॉर्म द स्टाइल, या फिर आप ट्रेनिंग लेने डबल से जाएंगे, डीएड बीएड में जैसी ट्रेनिंग किया था तो वैसे आप ट्रेनिंग लेकर और कहीं से आपका स्टाइल सुधारने की, रिफॉर्म करना चालू करेंगे आपका स्टाइल। और फोर्थ है यू विल गिव मोर ऑब्जेक्टिव टेस्ट टू द स्टूडेंट, क्या आप उनको और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के टेस्ट दे देंगे ताकि स्टूडेंट को सीखने जाए। तो मेरिटोरियस टीचर होने के बावजूद आप ट्रेनिंग तो नहीं लेंगे डबल, क्योंकि आप ऑलरेडी है इसलिए नाम आया है, आपको ख़राब नाम से नहीं कहा गया। तो अब यहाँ पर 3 ऑप्शंस बचे हैं। यू विल मेक हार्मनी विथ स्टूडेंट्स, उनके साथ में तालमेल रखकर, यानी कि ये एक नाउन है हार्मनी। ओवर स्टीमिंग, इसमें अलग अलग जैसे कि मीनिंग आते हैं, जिसके सिनोनिम्स इस तरह से है कि ऑर्डर हो सकता है ये, या फिर अंडरस्टैंडिंग या पीस, या फिर गुडविल, यूनिटी और कंपेटिबिलिटी, ये सारी चीज़ आते हैं। उसकी एक एग्जांपल है कि इमेजिन, एक सोसाइटी को इमेजिन करना है कि जिसमें सारे लोग एक साथ रहते हैं परफेक्ट हार्मनी में। वी मस्ट इंश्योर दैट टूरिज्म डेवलप करता है हार्मनी विद द इन्वायरमेंट, कि जो लोग रहते हैं एक साथ में परफेक्टली तो वो एक दूसरे के तालमेल में, एक दूसरे के सहयोग से जो काम करते हैं तो वो हार्मनी में आएगा। तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल में ऑब्जेक्टिव टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, एक इसमें कन्फ्यूज़न है और एक फर्स्ट में। तो अभी हम फिलहाल में फोर्थ ले लेंगे, नेक्स्ट देखेंगे उसे बाद में। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृतिका हु डज नॉट टॉक एट मच एट होम, कृतिका घर में ज़्यादा बातचीत नहीं करती, टॉक्स अलॉट एट स्कूल, स्कूल में बहुत बात करती है। इसका मतलब क्या है? इट शोज दैट द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू टॉक अलॉट, कि स्कूल जो है तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि बहुत ज़्यादा बातें करें। और दूसरा, टीचर डिमांड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक अलॉट एट स्कूल, कि टीचर कहते हैं कि स्कूल में ज़्यादा बातें करने चाहिए। थर्ड है शी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल, उसको उसका घर पसंद नहीं। और फोर्थ है हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड इन स्कूल, उसके थॉट्स को, उसकी सोच को एक एक्नॉलेजमेंट, एक प्लेटफॉर्म मिलता है स्कूल में। तो इससे हम सेव कर देंगे फोर्थ वाला। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द टीचर, टीचर का बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। तो फर्स्ट है कि जनरल प्रिंसिपल्स, दूसरा है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, नो प्रिंसिपल, जनरल एंड साइकोलॉजिकल। तो कौन सा बिहेवियर इसमें यूज होगा? तो अभी फिलहाल 2 मिनट ही बचे हैं, तो अभी हम यहाँ पर जनरल एंड साइकोलॉजिकली दोनों कर देते हैं फिलहाल। प्रिंसिपल रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड, बिहेवियर टीचर का, तो हम साइकोलॉजिकल कर लेंगे अभी फिलहाल और सेव कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, स्कूल शुड कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू, स्कूल ने, तो इसको एक्चुअल में केटर हम ये कहेंगे, और केटर का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ किसी को प्रोवाइड करना जो वो चाहता है, मतलब उसको जो चीज़ें लग रही है वो प्रोवाइड करना जैसे कि फूड ड्रिंक, प्लेस पे जहाँ पर ज़्यादा लोग जाते हैं तो उस समय देना। तो अब यहाँ स्कूल के अंदर जो चीज़ें स्टूडेंट को लगती है सीखने में, वो चीज़ें प्रोवाइड करना है। 1 मिनट का टाइम बचा है बस। नैरो द गैप बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट, तो यहाँ पर से इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू, तो वो जो पहुँचाते हैं तो क्या डिफरेंसेस आते हैं? नैरो होती है मतलब कम, गैप बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट में इवन आउट एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, और अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट्स आर एबल टू और अनएबल टू लर्न। और फोर्थ है मेक इंडिविजुअल स्टूडेंट फील एक्सक्लूसिव, तो यहाँ पर हम थर्ड कर देंगे अभी फिलहाल में, वाई स्टूडेंट्स आर एबल और नॉट एबल टू लर्न, क्यों सीख रहे हैं और क्यों नहीं सीख रहे ये मालूम करना। तो अभी फ़िलहाल में इसे कर देंगे, टाइम कम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। चाइल्ड एजुकेटेड सेंटर्ड एजुकेशन, तो जॉन डेवी करना है इसमें, जॉन डेवी याद रखना है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज इक्वल टू जॉन डेवी। और इसी के साथ हमारा टाइम अप हो गया, उसके आगे के क्वेश्चन हम अभी देखेंगे। और यहाँ पर अभी तो फिलहाल हम पास हो गए हैं, 10 करेक्ट आए हैं और 8 इनकरेक्ट है उसके अंदर, देखेंगे कौन से हैं। तो फिलहाल जो हमारा पहले सीरीज चल रही थी उसे हम ख़त्म कर देंगे। तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 19 तक हम पहुँचे थे, जिसमें जॉन डीवी था, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एडवोकेट हुआ था फॉलोइंग थिंकर जॉन डीवी के हिसाब से, तो इज इक्वल्स टू जॉन डीवी करना है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सोशल अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड अमंग द स्टूडेंट्स बाय, सोशल अवेयरनेस स्टूडेंट में पैदा हो सकती है
अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। टेकिंग देम ऑन टूर्स टू प्लेसेस ऑफ हिस्ट्रिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस, कल्चरल इंपॉर्टेंस वगैरह बताते हुए में उन्हें जब बताया जाता है टूर्स, तो वहाँ से उनका सोशल अवेयरनेस उनमें पैदा होगी। और प्रोवाइडिंग देम विथ ओल्ड बुक ऑफ लिटरेचर, ओल्ड बुक नहीं, उससे नहीं होंगी सोशल अवेयरनेस। टेलिंग देम टू गो टू क्लब्स, क्लब्स में जाने से नहीं होंगी। और अलाउिंग देम टू वॉच केबल टीवी, तो केबल टीवी से नहीं मिलने वाली, क्लब्स में जाकर नहीं मिलने वाली है। उनके लेकर जाना है टूर्स पर और प्लेसेस पर हिस्ट्रिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस के हिसाब से, कि उनकी क्या कल्चर में, सकाफत में जो इंपॉर्टेंस रही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मास मीडिया, सिनेमा एंड लाइब्रेरी आर पैसिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन बिकॉज, ये मास मीडिया जो होता है जैसे कि न्यूज़ वगैरह चैनल, सिनेमा और लाइब्रेरी पैसिव एजेंसीज है एजुकेशन की, क्योंकि लर्नर कैन नॉट रिएक्ट टू द फीडबैक सिस्टम ऑफ दीज एजेंसीज डायरेक्टली। इनको लर्नर जो है सीखने वाला डायरेक्ट फीडबैक प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए वो पैसिव एजेंसीज है एजुकेशन की। यानी एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। पैसिव यानी कि जो एक पहुंचा दिया उससे फीडबैक नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा आपका, तो इस वजह से ये पैसिव एजेंसीज है। और दे प्रोवाइड इनफॉर्मल एजुकेशन, तो इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब नहीं रहेगा। दे कैन नॉट कम क्लोजर टू द एजुकेंट, तो क्लोजर नहीं आ रहे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर जो चीज़ें पहुँचा रही है तो एक हिसाब से क्लोज ही है। अगर आप जैसे कि अब यूट्यूब से अगर ये चीज़ सीखेंगे तो आपको क्लोज सामने बैठकर भी बताया जाए तो यही बताया जाएगा, और इसमें भी आप देखेंगे तो वही, तो क्लोजर का भी नहीं है, सिर्फ फीडबैक जो है। अब यूट्यूब जो है, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स होता है, तो एक हिसाब से ये एक्टिव मेथड होगा अगर रिप्लाईज अगर मिलते हैं तो। वरना अगर आप फीडबैक्स वगैरह नहीं दे सकते तो वो पैसिव होगा, आप उन्हें बोल नहीं सकते डायरेक्टली फीडबैक उस पर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इफ अ चाइल्ड हैज़ अ मेंटल एज ऑफ 5 years एंड हिज क्रोनोलॉजिकल एज, जो क्रोनोलॉजिकल एज जो है स्टेप बाय स्टेप तो वो 4 years की है, देन द IQ ऑफ द चाइल्ड विल बी। तो अगर चाइल्ड की एक मेंटल एज 5 year है और इसको, तो उसका जो तरीका है तो उसे निकालने के लिए IQ इज इक्वस टू जो फॉर्मूला है उसका, उसके ज़रिए से निकालेंगे तो जवाब उसका 125 आएगा। इसका हम चलिए सोल्यूशन देखते हैं। ये उसका आंसर है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन को कहते हैं IQ, वो स्कोर होता है स्टैंडर्डाइजेशन का, टेस्ट का और एसेसेस का मेजर करना ह्यूमन इंटेलिजेंस का। कंसेप्ट फार्मूला इसका जो बना था डेवलप करने का, वो 1912 में बना था, जर्मन साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम था विलियम स्टर्न। और एक इंडिविजुअल का इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होता है डिटरमाइन होता है इस फार्मूले के जरिए। IQ इज इक्वल टू मेंटल एज, यानी कि इसमें जो 5 था, क्रोनोलॉजिकल एज CA जिसमें 4 था, तो अगर हम 5 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो उसे सॉल्यूशन इस तरह से आएगा कि मेंटल एज बेस जहाँ पर रहेंगी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रहेगा उसमें क्रोनोलॉजिकल एज, नंबर है ईयर ऑफ पर्सन का, तो ये 4 ईयर आएंगी। तो जो 80 उसका आंसर आएगा इज इक्वल टू MA10 मल्टीप्लाई बाय 100, 80, और MA10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू MA निकल गया 5 साल, जो इसका 5 साल जो है, तो IQ में 5 ऊपर लिखना है जो उसकी बच्चे की एज थी, डिवाइडेड बाय 4 और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 125 इसका आंसर आएगा। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि ये जो 5 था, तो 5 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, मतलब उसकी जो एज है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे उसकी क्रोनोलॉजिकल एज को, तो ये हो गया 125। इसे इस तरह से सॉल्व करना है आपको, तो जो भी एज रहेंगी उसे उसमें डाल देना है। और अब आपको ये बताते हैं, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसमें से मतलब उसका कौन सी रेंज रहेंगी। तो IQ टेबल है ये, IQ टेबल में जो जीनियस होगा उसकी 145 और अबाव रहेंगी IQ की रेंज, और वेरी सुपेरियर कौन सा रहेगा जिसमें 135 माइनस, मतलब 135 से 145 अगर आती है IQ, और सुपेरियर में क्या रहेगा जिसमें 125 टू 135, जिसमें ये स्टूडेंट जो है मेंटल एज 5 ईयर थी और क्रोनोलॉजिकल एज 4 ईयर है, तो इसका सुपेरियर है। एवरेज का 115 टू 125 आएगा, ये भी जनरल नॉलेज में आ सकते हैं ये सारे। तो एवरेज 90 टू 115, बिलो एवरेज, ये इसका चार्ट बनाना है और आपके घर पर चस्पा कर देना, इसको पेस्ट कर दीजिए। डल और बॉर्डर लाइन से 70-80, और फीबल माइंडेड, जो फेबल माइंडेड होंगे तो 50 टू 70, इम्बेसिल जो रहेंगे 25 टू 50, इडियट जो रहेंगे 0 टू 25 इसमें आएंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस। लर्नर नहीं लर्न कर सकते कब तक? जब तक दे आर प्रिपेयर टू लर्न, कि जब तक वो प्रिपेयर नहीं होते लर्न करने। तो इसका सही जवाब ये है, दे आर प्रिपेयर टू लर्न। लर्नर जो रहेंगे कैन नॉट लर्न अनलेस दे आर प्रिपेयर टू लर्न, कि वो तैयार जब तक नहीं होते तो नहीं सीख पाएंगे। दे आर आस्क्ड अबाउट देयर लर्निंग इन स्कूल बाय देयर पेरेंट्स एट होम ऑन डेली बेसिस, कि उनके अगर लर्निंग स्कूल में कहा जाए, उनके पेरेंट्स ने कहा है कि डेली बेसिस पे उनको कहते हैं अगर पेरेंट्स कि आप स्कूल में पढ़ो पढ़ो, तो उसकी वजह से भी नहीं पढ़ेंगे वो। दे आर टॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोशल एम ऑफ एजुकेशन, उनको अगर सिखाया जाए कि सोशल एम क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से एजुकेशन के, तब भी नहीं पढ़ेंगे। दे नो दैट द मटेरियल बीइंग टॉट विल बी टेस्टेड इन नियर फ्यूचर, वो इसलिए भी नहीं पढ़ेंगे कि फ्यूचर में जब टेस्ट होगा तो उसमें ये चीज़ें आएंगी, हमें ये मटेरियल आएगा और ये सीखना इसके लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए भी नहीं पढ़ेंगे जब तक वो खुद से प्रिपेयर नहीं होते लर्न करने के लिए। नेक्स्ट है 24th। व्हेन अ टीचर ट्राइज टू यूज इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक शी इज। एक टीचर जब ट्राई कर रहा है इंट्रोडक्टरी तौर पे क्वेश्चंस को लेने में, यानी कि टीचर ट्राइज टू यूज इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक के लिए, तो क्या कर रहा है वो? तो वो कर रहा है कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, कि एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बना रहा है कि इसका मतलब आप क्या है, इससे आपने क्या समझा, इसका क्या आएगा, जो लर्निंग मेथड में जो आता है, तो उसको कहेंगे कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। क्रिएटिंग लर्नर एक्सपीरियंस नहीं है, बोथ एन भी नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है। कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इज इक्वल्स टू इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, ये लिख देना है आपको, और छोटे छोटे लिखना है, माइक्रोटाइप और दीवारों को भर देना है, वहाँ पर से पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट है 25। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द प्रोसेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट गेट्स कंप्लीट इन। तो एरिक्सन के मुताबिक पर्सन की पर्सनालिटी डेवलपमेंट कब कंप्लीट होती है? 8 स्टेजेस में होती है कंप्लीट। तो उसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि एरिक्सन थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट है 26। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मिड डे मील स्कीम ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन सपोर्ट दिस स्कीम। तो ह्यूमनिस्टिक मेथड, जो इंसानियत का जो मेथड होता है, उससे मिड डे मील स्कीम होगा। ये 2-3 बार रिपीट हो गया है, तो ये तो बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं एग्जाम में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज। तो एक क्रिटिक जो होता है, क्रिटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की, इसमें से कौन सी है? तो क्रिटिक में एक पीस या राइटिंग का होता है जो बताता है कि गुड और बैड पॉइंट्स किसी के, यानी कि जिसे समीक्षा समालोचना कह सकते हैं। तनखीद भी कह सकते हैं, मतलब किसी पर एक तनखीद करना, क्रिटिक। तो इसका सही जवाब है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली द टैलेंट प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस वॉज अ होल, कि मल्टीपल इंटेलिजेंस ये है कि सिर्फ टैलेंट प्रेजेंट है एक इंटेलिजेंस में एज अ होल, सारे तौर पर। मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोवाइड स्टूडेंट्स टू डिस्कवर देयर प्रोपेंसिटीज। तो ये भी नहीं है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है डिस्कवर करने के लिए उनका, मतलब रुझान पैदा करना जिसे कह सकते हैं हम। प्रोपेंसिटीज यानी कि रुझान पैदा करना। हैबिट ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, एक तरह से हैबिट बिहेव करने का तरीका डिस्कवर करना। और थर्ड है इट ओवर एम्फेसिस, जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में ओवर एम्फसाइज करता है, मतलब ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसे कह सकते हैं। और फोर्थ है इट कैन नॉट बी सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल, यानी कि तजुर्बाती होगा, तो ये एम्पिरिकल एविडेंस एट ऑल, तजुर्बाती जो चीज़ मिलेंगी, कैन नॉट सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पर कौन सा एक क्रिटिक थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की? क्रिटिक थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो जिसमें है मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली टैलेंट्स प्रेजेंट इंटेलिजेंस एज अ होल, जिसमें हमने जो क्रिटिक का मतलब देखा था वो तनकीद था, तनकीद की थ्योरी या पीस ऑफ राइटिंग गुड और बैड हैबिट लिखना किसी के बारे में। तो गुड और बैड हैबिट, ये टैलेंट प्रेजेंट है इंटेलिजेंस में, तो ये टैलेंट एक गुड हैबिट है, तो इसका जवाब ये है। नेक्स्ट है 28। वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंस ब्रदर्स इन अडॉप्ट इज अडॉप्टेड बाय सोशो इकोनॉमिकली रिच फैमिली एंड
द अदर बाय अ पुअर फैमिली आफ्टर 1 year विच ऑफ द फॉलोइंग में बी मोस्ट लाइकली टू हैव अ हायर IQ स्कोर। एक आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर में मतलब एडॉप्ट किए गए सोशो इकोनॉमिकली रिच फैमिली में, और उन्हें एक पुअर फैमिली से लिया गया। तो एक को रिच फैमिली से और एक को गरीब फैमिली से, पुअर फैमिली से गोद लिया गया। 1 साल के बाद इसमें से क्या हायर IQ स्कोर किसका रहेगा? सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द IQ स्कोर। तो सोशियो इकोनॉमिक लेवल से IQ स्कोर नहीं जांचा जा सकता। गरीब का दिमाग और अमीर का दिमाग ऐसा नहीं रहेगा कि इसका अलग, मतलब इसका सुस्त रहेगा उसका फास्ट, इससे लेवल नहीं जांचा जा सकता। तो ये रहेगा द बॉय विच रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विथ पुअर फैमिली। ये आपको आ सकता है, तो ये नहीं रहेगा उसका। बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, कि दोनों ने स्कोर सही किया। ये भी गलत हो जाएगा, ज़्यादातर आपका इसमें मार्क्स लूज हो सकता है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। द बॉय विथ पुअर फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विथ रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली। कुछ सोचेंगे कि गरीब बच्चा होगा, ज़्यादा मेहनत करता है, ऑटो रिक्शा वाले का बच्चा IAS बन सकता है, तो ये हिसाब से कोई ये कर देंगे। कोई कहेगा कि दोनों को गोद लिया गया था तो इसलिए दोनों सही करेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। और कुछ सोचेंगे कि जो सोशियो इकोनॉमिक रिच फैमिली से था तो उसने काजू बादाम खाया था, तो इस वजह से वो ज़्यादा स्कोर करेगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपके 100% चांसेस है गलत होने के। तो इसको ये याद रखना है कि सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द IQ स्कोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। एरिक्सन प्रपोज्ड theory of psychosocial development. He believed that development occurs throughout the, तो उसने ये बिलीव करता है कि डेवलपमेंट होता है, कब होता है? चाइल्डहुड में होता है, एडोलेसेंस पीरियड में होता है 10 से 20 साल में, या बचपन में, या अर्ली चाइल्डहुड, ये जो पहले की एज होती है, मतलब आफ्टर बॉर्न बेबी की, तो उसमें होता है, या चाइल्डहुड में, या फिर एडोलेसेंस में। तो ये लाइफ स्पेन, सारी उम्र रहता है। एरिक्सन की प्रपोज किया है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट सारी जिंदगी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थेरीज। तो बोथ A एंड B है, जिसमें प्रोक्सिमिटी भी है, सिमिलरिटी भी है, यानी कि इसमें लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको अच्छे से याद करना है। लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थेरीज, प्रोक्सिमिटी और सिमिलरिटी। प्रोक्सिमिटी मतलब किसी के साथ में साथ होना, स्टेट ऑफ बीइंग नियर टू समबडी, किसी के साथ होना है, समथिंग इन डिस्टेंस और टाइम, या फिर समय पर या फिर प्लेस से होना वो चीज़ है, जिसको हम उर्दू में खुरबत कह सकते हैं। खुरबत बना है करीब से, यानी करीब होना। और सिमिलरिटी मतलब एक जैसा। तो बोथ एंड भी है, जिसमें खुरबत भी आएंगी और सिमिलरिटी भी आएंगी कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थ्योरी के हिसाब से। ये इसका लॉ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे आंसर्स देख लेंगे। थैंक यू।